जी बताइए आप। थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। एंड मुझे लगता है कि अब यही एक माध्यम रह गया है जिससे मैं अपनी बात लोगों से शेयर कर सकूं, अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकूं, क्योंकि आज तक तो कोई ऐसा ना मेरा किसी ने पक्ष सुना है, ना मेरी बात सुनी गई है, ना मेरा पक्ष कहीं रखा गया है, इंस्पाइट ऑफ कि मैंने अपनी बात कहने की बाय इन राइटिंग डॉक्यूमेंट्स मैंने सब कुछ कोशिश करी, बट मेरी बात कभी सामने नहीं आई। सो अब तक तो वन साइडेड स्टोरी चल रही है शुरू से लेके अब तक, फ्रॉम लास्ट 3.5-4 ईयर्स एक ही तरफ की कहानी चली जा रही है, चाहे अखबारों में हो चाहे कहीं पे भी हो। सो मैं आपको चाहता हूँ कि मैं शुरू से लेके अब तक की पूरी कहानी मैं बताऊँ, और ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, आप मेरे को सही मानो या गलत मानो, लेकिन जस्ट हियर मी आउट। बिकॉज क्या है कि अभी तक आपने एक साइड का पहलू देखा है या एक साइड का पहलू सुना है, दूसरी साइड की स्टोरी तो आपके सामने कभी आई ही नहीं है, क्योंकि मैंने जैसा आपको बोला कि मुझे मौका ही नहीं मिला। दूसरे साइड की कभी कोई स्टोरी सामने ही नहीं आई है। एंड देयर इज़ अ वेरी एविडेंट पार्ट ऑफ इट विच रिलेट्स टू द एंटायर एपिसोड। सो मैं शुरू से आपको बताता हूँ। सो पुष्पांजलि जो हमारी कंपनी हुआ करती थी, उसमें मैं और राजपाल जी हम 2 डायरेक्टर्स थे, और साथ में हम लोग आधे आधे के पार्टनर थे। 50% में वो थे, 50% में मैं था। और हम लोग कंस्ट्रक्शन में, जैसा कि आप जानते हो, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, एंड वी हैड वेरियस डिफरेंट प्रोजेक्ट्स इन देहरादून, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स। तो अपस्केल लिविंग करके एक प्रोजेक्ट था विच वॉज सक्सेसफुली डिलीवर्ड लॉन्ग बैक। वहाँ लोग रह रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, सब बढ़िया है। देन देयर वाज अनदर प्रोडक्ट कॉल्ड एमिनेंट हाइट्स, जो कि डालनवाला में है। एंड देन देयर वाज दिस बिग प्रोजेक्ट ऑर्किड पार्क। सो सब कुछ सही चल रहा था, सेल्स अच्छी थी, सब कुछ बढ़िया स्पीड से चल रहा था। इन द ईयर 2018, इन द स्टार्टिंग ऑफ 2018, देयर वाज अ ह्यूज क्राइसिस हमारे बिजनेस में, और कंपनी बहुत ज़्यादा क्राइसिस में आ गई। फंड्स की बहुत शॉर्टेज हो गई, पैसे कंस्ट्रक्शन में लगते जा रहे थे, हम लोगों की सेल्स ऑलमोस्ट एकदम ड्रॉप हो गई, और सेल्स होनी बंद हो गई। और उसके अलावा जो सेल्स हुई थी, उन बायर्स के भी जो पैसे आ रहे थे, रेगुलर रूटीन में आते हैं एवरी मंथ या क्वार्टरली जो पैसे आते हैं, वो भी आने रुक गए थे। देयर वर वेरियस रीजंस फॉर दैट, एंड आई डोंट वांट टू गो इनटू दोज रीजंस। हर एक के अपने रीजंस होते हैं, आई एम नो वन टू ब्लेम एनीबॉडी। बट इवेंचुअली हुआ ये कि काम बिल्कुल ठप हो गया, क्योंकि कंस्ट्रक्शन जब चलती है तो वो तो, और इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की जब कंस्ट्रक्शन चलती है तो वो तो पैसा बिल्कुल ऐसे जाता है जैसे कि बहता है पैसा। सो वो सब चलता रहा और काम सब रुक गए। और जब काम रुक गए तो कॉन्ट्रैक्टर्स हों, सप्लायर्स हों, प्रोडक्ट मटेरियल्स के सप्लायर हों, सब ने काम रोक दिया। भाई कोई भी आदमी फ्री में तो काम नहीं करेगा, बिना पैसे के काम नहीं करेगा। कोई आदमी कर्टसी के तौर पे, जान पहचान के तौर पे थोड़ी सी मदद करता है कि हाँ भाई थोड़ा सपोर्ट करता है, बट एट द एंड ऑफ द डे हर एक की साइकिल पैसे से चलनी है, हर एक का अपना एक बिजनेस है। काम रुक गए। जब ये सारे काम 2018 में रुक गए तो मैंने राजपाल जी को अप्रोच करा, जबकि, और उनसे मैंने डिस्कशन करा कि भाई ये जो सिचुएशन आ गई है, लोग लेनदार खड़े हो गए हैं मार्केट में, सप्लायर्स खड़े हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स खड़े हैं, एंड जो फ्लैट बायर्स हैं ऑफ कोर्स बेचारे, वो लोग खड़े हैं कि भाई हमारे मकान कब मिलेंगे, क्या है, लेट हो रहा है सब कुछ। एंड उस समय कुछ एक टाइम ऐसा भी था ऑल ओवर इंडिया, एक जो बिल्डर सेगमेंट था इन 2017-18 अगर आपको ध्यान हो, तो उस समय एक लहर टाइप की चली थी कि बहुत सारे बिल्डर्स दिल्ली के बिग बिग नेम्स, हम तो खैर हमारी कंपनी तो कुछ थी नहीं, वो डिफ़ॉल्ट कर रहे थे। दे वर नेम्स लाइक जेपी एंड दे वर बिग नेम्स। तो लोगों के मन में घबराहट हो गई थी कि बिल्डर्स तो काम ही नहीं कर रहे हैं, उस तरह का एक माहौल था। तो बायर्स बड़े इम्पेशेंट हो रहे थे और सब लोग बड़ा परेशान थे। तो मैंने राजपाल को बोला कि भाई जिस तरह की सिचुएशन है, इस तरह की सिचुएशन में काम तो हमें करना ही पड़ेगा, माल तो हमें बना के देना ही पड़ेगा लोगों को। हम लोगों ने फाइनेंशियल्स पे डिस्कस करा, और मैंने राजपाल जी को बोला कि भाई पैसे लगाओ, और आधे के पार्टनर हो आप हो, आधे के पार्टनर मैं हूँ, और हमें पैसा लगाना पड़ेगा, और ये कैसे भी करके काम तो करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर ये इसमें नुकसान है इस काम में, और अभी कोई फ्यूचर में ये नहीं दिख रहा कि इससे कोई फ़ायदा होने वाला है, माल बिक नहीं रहा है, तो पैसे हम काम क्यों करें। मैंने उनको ये भी समझाया कि ये कोई दुकान नहीं है कि काम नहीं चला हमने शटर बंद कर दिया। यहाँ कमिटमेंट्स इन्वॉल्व हैं, और लोगों ने जो मकान खरीदे हैं, मकान इज़ लाइक ड्रीम फॉर मैनी ऑफ देम, कि हाँ भाई हमारा घर है, उनके अपने सेंटिमेंट्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, ऑल ऑफ दैट। तो
इन्होंने कहा कि नहीं, मैंने इनको कहा नहीं देखो ऐसा नहीं चलेगा, आधे के पार्टनर आप हैं, आधे के पैसे आप लाएं, आधे के पैसे मैं लाऊंगा, क्योंकि हम लोग दोनों जने, राजपाल भी और मैं भी, उस समय तक जितना हम लोगों के पास अपने फाइनेंस फंड्स थे वो हम उसमें डाल चुके थे, तो हम लोगों दोनों की हालत बड़ी ख़राब थी। तो राजपाल जी ने कहा नहीं मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं तो नहीं दे सकता, आप ऐसा करें दीपक जी, आप जो है ना पैसा जो है ब्याज पे मार्केट से उठा लें और कंपनी ब्याज दे देगी। तो आई कैटेगोरिकली मैंने उनको रिफ्यूज़ कर दिया, क्योंकि ये पहले भी होता रहा कि मैं अपनी फेस वैल्यू पे जाके लोगों से, मेरे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड तब तक संबंध लोगों से अच्छे थे, मेरे को लोग ट्रस्ट करते थे और मेरा पे बड़ा फेथ करते थे और मेरे कहने से लोग मुझे सपोर्ट करते थे। तो मैंने कहा मैं तो नहीं करूँगा ये, क्योंकि पैसा कंपनी में आएगा, कल को अगर किसी की देनदारी खड़ी होगी और कंपनी टाइट पोजीशन में होगी, आप तो हाथ जोड़ के खड़े हो जाओगे और अकेला मैं रह जाऊँगा। तो मैंने दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, अपने हिस्से के पैसे मैं लाऊंगा, आप अपने हिस्से के पैसे आप खुद लाइए, आप कैसे भी लाइए, मेरी हेडेक नहीं है, मैं कैसे लाऊंगा, दिस इज़ नॉट द हेडेक ऑफ कंपनी एज फार एज इट इज कंसर्न। आप अपनी एसेट बेचो, मैं अपनी एसेट बेचूँ, वॉट एवर वी हैव टू डू विल डू एंड विल डू इट। बट हुआ कुछ भी नहीं, एंड अ डे केम व्हेन बिल्कुल फुल स्टॉप लग गया काम पे, और काम टोटली एमिनेंट हाइट पे भी और ऑर्किड पार्क पे भी, दोनों साइड्स पे मेरे काम फुल स्टॉप हो गया, एकदम बिल्कुल काम बंद हो गया। एंड वो काम बंद होने के बाद लगभग 4-5 महीने तक काम बिल्कुल बंद हो गया। अब आप समझें, जहाँ 4-5 महीने 6 महीने काम बंद हो जाए, स्टाफ की सैलरीज खड़ी हैं, स्टाफ भी काफ़ी होता था, इट वॉज अ बिग कंपनी, तो कितना मार्केट में एक गंदा एक अनरेस्ट का माहौल होता है, क्योंकि इतना बड़ा शहर नहीं है देहरादून, छोटा शहर है, सब एक दूसरे को जानते हैं। एंड देयर वाज नो हिडन फैक्ट कि काम बंद है, प्रोजेक्ट्स बंद हो गए हैं, रुक गए हैं। तो इवेंचुअली फिर ये हुआ कि लेनदार जो हैं मार्केट में, उन लोगों के फ़ोन आने शुरू हो गए, हर आदमी अपने पैसों का तकाजा करने लगा, जिनके फ्लैट्स से वो लोग अपना तकाजा करने लगे, भाई हमारे को हमारे फ्लैट्स कब मिलेंगे। और होता क्या था कि जो भी इस तरह की मार्केट से लोग मतलब लेनदारी के लिए या इसके लिए फ़ोन करते थे, यूजुअली वो सब मुझे फ़ोन करते थे, इनको नहीं करते थे। मुझे जहाँ तक लगता है उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि ये सीधे मुँह किसी से बात नहीं करते थे। ये है, जो लोग जानते हैं राजपाल को जानते होंगे ये बात भी, कि उनका बात करने का ही हैज़ अ वेरी एब्सर्ड वे ऑफ टॉकिंग एंड इज वॉट एवर। ओके, मेरा कुछ ऐसा रहा कि सबको मेरे से कंफर्ट, तो मेरे से लोग इंटरेक्ट ज़्यादा करते थे। एंड मेरे को जब ये सब होने लगा तो मैं मतलब आई फेल्ट ट्रिमेंडस प्रेशर ऑन इट, और मुझे ये लगा कि मतलब बहुत ऑकवर्ड फील होने लगा। आप समझो कि आपके पे तकाजों के फ़ोन आ रहे हैं और आप अवॉइड कर रहे हो, क्योंकि जब बहुत फ़ोन आने लगते हैं आदमी घबराता है, जवाब नहीं होता तो अवॉइड ही करता है। अब मैं अकेला क्या कर सकता था, मैं आधे का ही पार्टनर हूँ। खैर मैंने लोगों को अवॉइड करना शुरू कर दिया और चीज़ें एस्केलेट होती गई। उसके बाद मैं आपको वो एक इंस्टेंस बताता हूँ जो मुझे अच्छे से याद है कि कहाँ से मैंने एक स्टेप अहेड लिया। एक बार ऐसा हुआ, आई स्टिल रिमेंबर, इट इज़ फ्रेश इन माई माइंड, कि हमारे एक बड़े ही अच्छे कस्टमर हैं फ्रॉम एमिनेंट हाइट, उनके वहाँ पे 2 पेंट हाउसेज हैं और बड़े सज्जन आदमी हैं। वो मेरे घर पे आ गए, मैंने उनके फ़ोन नहीं उठाए, तो इवेंचुअली वो मेरे घर आ गए। जब वो मेरे घर आए तो मैंने समाओ उनको घर के अंदर से ही देख लिया कि वो बाहर आ गए हैं, और उन्होंने बेल रिंग करी तो मैंने अपने सर्वेंट से उनको कहलवा दिया कि कह दो कि साहब घर पे नहीं है। वो सज्जन, बारिश हो रही थी, उन्होंने गाड़ी पार्क करी मेरे घर के बाहर और 2 घंटे तक गाड़ी में बैठे रहे, वेट करते रहे। आई थिंक वो जानते थे कि मैं घर के अंदर ही हूँ, इसीलिए वो वहाँ बैठे रहे। तो वो उस दिन मुझे अंदर से, जिसे कहते हैं कि मुझे इतनी ग्लानि हुई और इतना अपने ऊपर शर्मिंदगी हुई कि ये मतलब नाउ इट हैज़ कम टू दिस कि मैं घर में छिपा बैठा हूँ और लोग मेरे घर के बाहर खड़े हैं। मतलब ऐसा मैंने कभी लाइफ में एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मैं ऐसी पोजीशन में पहुँच जाऊँगा और इस तरह की सिचुएशन हो जाएगी। खैर दैट डे वो तो बात ख़त्म हो गई वहाँ। उसके बाद मैंने हिम्मत जुटाई एंड आई गेट अप माई सेल्फ, और मैंने अपने सारे जितने कंपनी में हमारे स्टाफ थे, बहुत अच्छे सब लोग थे, कई सालों तक कोई भी मतलब ऐसा नहीं था, सब ने कई साल से हमारे साथ जुड़े हुए थे। मैंने सबके साथ एक मीटिंग करी और मैंने कहा देखो भाई काम तो करना है, राजपाल जी साथ दें या ना दें, हमें तो काम करना है। और सबने कहा हाँ सर करना तो पड़ेगा आपको, और आप नहीं करोगे तो कैसे होगा। मैंने जैसे कैसे करके एक स्ट्रैटेजी बनाई कि भाई जितने लेनदार हैं सबसे मैं हाथ जोड़ के मिलूंगा, सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ग्रेजुअली आपको पैसा दूंगा, एंड मैं एक बायर्स की मीटिंग करता हूँ। एंड आई डिड दैट। मैंने इमीडिएटली एमिनेंट हाइट के सारे बायर्स की मीटिंग करी, एंड जो कुछ मैं बोल रहा हूँ इट इज़ अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड। उन मिनट्स ऑफ मीटिंग के रिकॉर्ड भी हैं, वहाँ फोटोग्राफ्स भी खींची थी, और वो बायर्स भी वहीं हैं। वो मतलब मैं ऐसी कोई बात मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा हूँ।
मैंने उनकी मीटिंग करी और मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट करी, उनको मैंने अपनी सारी कहानी बताई कि देखिए ये कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन है, दूसरा पार्टनर साथ दे नहीं रहा है बिल्कुल भी, मैं अकेला रह गया हूँ, मेरी भी क्षमता है, मैं कहाँ तक करूँगा, सो देयर इज़ ओनली वन वे आउट, मैं कहीं से थोड़े से पैसे का जुगाड़ करता हूँ और आप लोगों को भी अपने अपने फ्लैट्स के ड्यूज़ तो देने ही हैं ऑफ कोर्स, जो आपने सबने कोई पूरा पैसा तो दिया नहीं था मोस्ट ऑफ देम, तो आप भी आपके जो ड्यूज़ हैं आप भी अपने वो ड्यूज़ दो, लेट अस पुट दोस ऑल दैट अमाउंट इनटू वन बैंक अकाउंट, और ऐसा करो, हो सकता है कि आपको इस समय अनरेस्ट हो क्योंकि इतने दिन से काम बंद है, आपको फिर विश्वास ना हो, तो एक काम करते हैं आप, हम उस पर जॉइंट सिग्नेचर करते हैं, एक सिग्नेचर मेरा रहेगा और एक सिग्नेचर अमंग्स द बायर्स जिनको भी आप चाहें वो लोग उस पर सिग्नेचर करें, सो दैट आपकी नॉलेज में रहो कि पैसा वो कहाँ जा रहा है और प्रॉपर वर्क पे ही जा रहा है, और जब हमारी सहमति बनेगी कि हाँ इतना काम हो गया तब कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट दी जाएगी। सब ने मेरा साहब बहुत सपोर्ट करा, जितने बायर्स थे उन्होंने मेरा बड़ा सपोर्ट करा, एवरीबडी एग्रीड टू इट, एंड जैसा मैंने आपको बताया हम लोगों ने एक एस्क्रो अकाउंट खोला, हमने उसमें पैसा डाला और सब बायर्स ने अपने अपने हिस्से का पैसा डाला और वहाँ पे काम शुरू हो गया, बहुत बढ़िया से वहाँ काम शुरू हो गया, फुल फ्लेजेड तरीके से वहाँ काम शुरू हो गया। बहुत अच्छे कॉन्ट्रैक्टर हैं मिस्टर विपिन चौधरी, एंड उन्होंने उस काम को हमने उनको दिया और उन्होंने वो काम स्टार्ट कर दिया वहाँ पे। सो अब इस दौरान मैंने ये डिसाइड किया कि वहाँ पे जो भी हमारे सप्लायर्स थे, जो लोग भी थे, सबसे मैं मिलना शुरू हो गया। सबसे मैंने रिक्वेस्ट करी कि भाई आप मटेरियल जैसे पहले सप्लाई कर रहे थे आप करते रहें, आपकी धीरे धीरे करके पुरानी पेमेंट भी हम क्लियर आउट करेंगे, एंड फ्रेश तो अब ये क्योंकि सारे बायर्स इकट्ठे हो गए आपकी पेमेंट्स आती रहेंगी। एंड देन उसके बाद हमारे पास ऐसे भी लोग थे जिनसे हम लोगों ने पैसे ब्याज पे लिए थे, वो लोग भी खड़े थे। अब वो लोग भी, उनके अंदर भी इतना अनरेस्ट था कि भाई इतना सब तमाशा हो रहा है, ये सब चल रहा है और हमारे पैसों का क्या होगा, और उन लोगों ने भी मुझे बहुत सपोर्ट करा। मैंने हर एक से रिक्वेस्ट करी बिल्कुल हाथ जोड़ के और ये कहा कि भाई देखो पैसे तो नहीं है और ये सिचुएशन है, राजपाल नहीं है एंड ही इज़ अवे और मैं अकेला रह गया हूँ, और अब यही हो सकता है कि आपको जो है मैं जो आपका पैसा है उसकी एवज में मैं आपको अपार्टमेंट दे दूँ उस वैल्यू के, थोड़ी डिप्रिशिएटेड वैल्यू पे। एंड वो बेचारे जो है ना, जितने भी लोग थे जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया था या पैसा दिया था ड्यूरिंग माय हार्डशिप, वो लोग इस बात के लिए राज़ी हो गए और मैंने उनको उनके पैसे की एवज में इनकम्प्लीटेड फ्लैट्स की सेल डीड एग्जीक्यूट कर दी और उनका हिसाब सेटल कर दिया। यही कोशिश होती है कि जैसे जैसे करके किसी तरह देनदारियाँ ख़त्म करनी थी मार्केट की। और टू टेल यू द फैक्ट, वो उन्होंने रजिस्ट्री भी करा ली, सब करा ली, वो आज भी इनकम्प्लीट पड़े हैं, उनके पैसे तो फंस ही गए उन लोगों के। बट खैर उससे बड़ा सपोर्ट मिला क्योंकि वो हर महीने की वो तकाजा बंद हुआ, उनको एक बार फ्लैट दे दिए, उनके जितने भी पैसे थे वो सेटल डाउन हो गए। और इससे जस्ट पहले मैंने एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लोन था वो ख़त्म करा था, तो ग्रेजुअली क्या करा था, जो हर महीने का एक्सपेंस बढ़ा हुआ था उसको कम कर लिया था। सो दिस इज़ हाउ माई स्ट्रेटजी वॉज वर्किंग इन अ गुड वे। कंपनी को पैसे की ज़रूरत थी, तो मैंने वो अपना मकान बेचा। सबसे पहले मकान बेच के मैंने जो बैंक के ड्यूज़ थे इमीडिएटली वो बैंक के ड्यूज़ क्लियर करे। बैंक के ड्यूज़ क्लियर करके जो पैसा थोड़ा बहुत बचा उससे मैंने जो है कंपनी में इनपुट करा, विच इज़ अगेन इट इज़ एविडेंट बाय द बुक ऑफ अकाउंट्स। और मैंने एक किराए पे मकान लिया, फ्लैट लिया इनफैक्ट, और मैं अपना जो मकान था, मतलब इनफैक्ट मैं आपको बताऊं वो मकान मैंने मेरे ख्याल में 2017 में ही खुद कंस्ट्रक्ट किया था और 2017 में मैं उस नए मकान में मूव इन करा था, और 2019 वो मकान बिक गया। विद इन 1.5-2 ईयर्स वो मकान मेरे को बेचना पड़ गया। और ऐसा नहीं कि वो मकान एक दिन में बिक गया, मतलब उसमें भी टाइम लगा। आई हैड टू स्प्रेड अ वर्ड ऑफ माउथ कि भाई मैं मकान बेच रहा हूँ। मैनी पीपल केम एंड दे उन्होंने वो मकान देखा, हर एक की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है, वो मकान बिक गया। खैर अब जब वहाँ काम चालू हो गया, मेरा एक रूटीन था कि मैं वहाँ सुबह रोज़ 8 बजे जाता था, और जो बाकी बायर्स की वो एसोसिएशन के 2-3 रिप्रेजेंटेटिव्स थे जो साथ में मॉनिटरिंग कर रहे थे, वो लोग भी रोज़ आते थे हमारे ऑफिस में, हम लोग बैठते थे और मतलब सब काम चल रहा था। अब इस दौरान क्या हुआ, राजपाल जी जो कि नदारत थे महीनों से, मतलब वो तो आते नहीं थे साइट पे, ना उनका कोई लेना देना था, कोई मतलब नहीं था, मतलब ही वाज टोटली आउट ऑफ द पिक्चर, एज इफ दैट ही डज नॉट एग्जिस्ट। ही डिडंट विजिट द वेबसाइट, नॉट एट ऑल, मतलब ही वाज, इट वाज जस्ट लाइक ही डज नॉट एग्जिस्ट एनीमोर। जबकि उससे पहले एक भी फ्लैट की सेल, एक भी कोई बिल्डर बायर एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्टर, मतलब ही वॉज इन एवरीथिंग, इन एवरी डिसीजन ही वॉज देयर, मतलब हर जगह वो साथ में थे। और उसके बाद वो गायब हो गए जब वो पैसे लगाने वाली मैंने आपको बात बताई पूरी।
और ये बात सारे बायर्स मेरे स्पेशली एमिनेंट हाइट के बायर्स जानते हैं, समझते हैं। तो इन्होंने क्या करा कि इन्होंने काम में परेशानी करनी शुरू करी। ही स्टार्टेड विद दैट एंड इन्होंने पहले मिस्टर राजपाल ने सबसे पहले इन्होंने जो हमारे बैंक थे हमारी कंपनी के, उनको चिट्ठियाँ भेजी कि साहब मेरे सिग्नेचर के बगैर ये अकाउंट ऑपरेशन ना हो और आप इसको होल्ड कर दीजिए। जबकि जो एज पर द बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द कंपनी, ईदर राजपाल और ईदर आई, वी बोथ कैन साइन ऑन दी चेक्स और वट एवर, मतलब या वो करें या मैं करूँ, मतलब वी हैड इक्वल पावर्स, देयर वाज नो डिफरेंस इन इट। सो इन्होंने वहाँ पे एक लीगल नोटिस भिजवा दिया बैंक में एंड बैंक वाले भी घबरा गए। उन्होंने पहले होल्ड कर दिया, फिर हमारे लॉयर ने बैंक को जवाब दिया कि यू कैन नॉट स्टॉप इट एंड देयर इज अ बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन इन, जिसकी वजह से सब हो रहा है। तो खैर वो इवेंचुअली स्टार्ट हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि वो डे बाय डे रोज़ नई प्रॉब्लम करने लगे और इस लेवल तक पहुंच गए क्योंकि भाई वहाँ पे काम हो रहा था। जिन जिन लोगों के मकान कंप्लीट होते जा रहे थे उनकी रजिस्ट्रियाँ हम लोग करते जा रहे थे, सेल डीड एग्जीक्यूट करते जा रहे थे। तो वहाँ पे एमिनेंट हाइट प्रोजेक्ट में जो सेल डीड एग्जीक्यूट होती थी तो वो एक जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट था, यानी कि लैंड किसी और की और बिल्डर हम थे, यानी कि पुष्पांजलि कंपनी। तो उसमें जो लैंड ओनर थे मिस्टर कुकरेती, उनके भी साइन होते थे हर सेल डीड पे। इन्होंने उनको भी ये कहा कि अगर आपने कोई भी सेल डीड एग्जीक्यूट करी तो मैं आप पे मुकदमा कर दूंगा, ये कर दूंगा। और हर आदमी थोड़ा मुकदमे के नाम से और इन चीज़ों के नाम से थोड़ा सा घबराता तो है ही। और तो उन्होंने भी मुझे बोला कि भाई अब ये कैसे होगा, सॉर्ट आउट करो। तो मतलब एक तरफ आप समझें कि मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, वहाँ लगा पड़ा हूँ, मकान भी बेच दिया हूँ, फ्लैट में भी शिफ्ट हो गया हूँ, कैसे कैसे करके, मतलब किसी से कोई शिकायत नहीं कर रहा हूँ कि मैं अकेला हूँ और मैं अकेला कर रहा हूँ, और एक दूसरा आदमी उसमें अड़चने पैदा कर रहा है। तो फिर उन्होंने मिस्टर कुकरेती ने ही मुझे सजेस्ट किया कि तुम इनसे मीटिंग करो, शहर के 2-3 मौजूद आदमी इसमें डालो और सॉर्ट इट आउट। एंड आई डिड दैट। मैंने शहर के 2-3 मौजूद आदमियों से रिक्वेस्ट करी और उनको मैंने कहा भाई एक मीटिंग अरेंज करो एंड लेट्स फिगर इट आउट कि प्रॉब्लम कहाँ है। तो मेरी राजपाल जी से मीटिंग हुई एंड कई राउंड ऑफ मीटिंग हुई। मैं आपको जिस्ट बताता हूँ, आई कट द स्टोरी शॉर्ट। तो इन्होंने मुझे ये कहा कि साहब मुझे तो पैसे चाहिए, मैंने जो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी है वो, और उस पर कुछ प्रॉफिट और ये और वो और करके आप मुझे जो है 25 करोड़ रुपए दे दो। आप 25 करोड़ रुपए देके आप मुझे इस कंपनी से बाहर कर दो। एंड कंपनी की इतनी हार्डशिप की सिचुएशन, 25 करोड़ छोड़ो, उसमें 25 लाख रुपए नहीं थे, यानी मतलब एक रुपए के लिए कंपनी परेशान थी कि बायर से पैसे लेके, सपोर्ट लेके, लोगों से हाथ जोड़ जोड़ के काम करा रहे हैं। आई मेट ईच एंड एवरी सप्लायर ऑफ दी कंपनी एट दैट टाइम, और हर एक से मैंने रिक्वेस्ट करी कि कीप एक्सटेंडिंग अस द क्रेडिट, पुराना भी मैं क्लियर करता रहूँगा और आगे भी चलता रहेगा, और मुझे सपोर्ट करा जैसे मैंने बताया। तो मैंने इनको कहा कि भाई ये तो कोई बात नहीं हुई कि इस समय हार्डशिप में आप ऐसी बात कर रहे हो कि आपको 25 करोड़ रुपए निकल जाएं या कुछ हो जाए। और वैसे भी एक व्यापार का एक सिद्धांत है, बहुत होता है ऐसा मार्केट में, जितने बिजनेसमैन हैं वो तो बहुत इजीली इस बात को कोरिलेट करेंगे, समझेंगे मेरी बात सुन के। एक बड़ा सिंपल सा सिद्धांत है कि अगर 2 पार्टनर होते हैं और 2 पार्टनर अलग हो रहे होते हैं तो एक पार्टनर जो कॉस्ट लगाता है तो दूसरे की चॉइस होती है टू कीप इट और टू लीव इट। यानी कि अगर वो 25 करोड़ रुपये मांग रहे हैं तो मेरी चॉइस है कि मैं उनको बोलूँ कि ऐसा है फिर 24 में आप मुझे पैसे दे दीजिए या 25 में आपको देता हूँ। इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट। तो मैंने उनको कहा ऐसा ही, वही मैंने करा। मैंने उनको कहा 25 करोड़ रुपये मांग रहे हैं, ऐसा करो छोड़ो आप 25 करोड़, मुझे 20 करोड़ रुपये दे दो, या आप बताओ मुझे क्या देते हो, मैं हट जाता हूँ, आप रख लो। कंपनी की हालत ही नहीं है ऐसी। पहले तो उनको बहुत समझाया मैंने, जब वो अड़े रहे अपनी बात पे तो मुझे बात बोलनी पड़ी। तो उन्होंने इस बात का जवाब दिया कि नहीं, हटूंगा भी मैं ही और पैसे भी मुझे इतने चाहिए, मतलब उनको अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर प्रॉफिट और वो सब जोड़ जाड़ के उन्होंने मुझे, मतलब जैसे दादागिरी टाइप की बात करते हैं। खैर वो बात नहीं मेटेरियलाइज हुई और हम लोगों की बात चलती रही। और मैं आपको सही बताऊं कि उस एक्सटेंट तक गई बात की उन्होंने मुझे धमकाने की भी काफ़ी कोशिश करी और थिंग्स वेंट अगली। मैं बहुत डिसहार्टन हो गया क्योंकि एक तरफ तो मैं काम कर रहा हूँ और लगा हुआ हूँ और दूसरी तरफ से एक आदमी उसको मेरी लेग पुलिंग कर रहा है और काम नहीं करने दे रहा है। तो मैं दुबई चले गया इन 2020 इन द मंथ ऑफ फरवरी। और ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही चले गया उठ के कि मैं उठा और चल दिया। नो, मैं अपने जो बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर थे जो डेली बेसिस पे हम लोग काम कर रहे थे और जो हमारे फ्लैट बायर थे उनको कॉन्फिडेंस में लेके उनको बता के कि आई एम टेकिंग दिस स्टेप, अब और कोई रास्ता नहीं बचा है, इनको रास्ते पे लाने का यही स्टेप है। शायद लोग इनसे जब तकाजे करेंगे, मैं नहीं होऊंगा, आउट ऑफ साइट होऊंगा तो, बट मैं आउट ऑफ साइट होऊंगा तो भाई दूसरे पार्टनर के पास जाएगा ही ना आदमी तकाजा करने। तो जब इनके पास तकाजा करने जाएंगे तो हो सकता है इनको प्रेशर फील हो कि हाँ भाई कंपनी के ऊपर कितना प्रेशर है, तो और कुछ नहीं होगा, एटलीस्ट तो ये होगा कि मुझे काम तो करने देंगे ये। विद दिस सेट ऑफ माइंड आई लेफ्ट फ्रॉम देहरादून
इन February 2020। अब आप इसको मेरी बदकिस्मती कहिए, मेरा बैड लक कहिए, मेरा समय ख़राब था कहिए, मैं वहाँ से फरवरी 2020 में निकला दुबई के लिए। मियाँ बीवी हम एक अटैची में कपड़े लेके निकले, बच्चे मेरे देहरादून में, एंड वी जस्ट वेंट ऑफ, जैसे कोई भी कहीं जाता है थोड़े दिनों के लिए। एंड कोविड आ गया, विच वॉज पूरी दुनिया के लिए एक अनएक्सपेक्टेड था, और बड़ा ही कोविड एक ऐसी चीज़ है आया और मतलब उसने पूरी दुनिया को ही तबाह कर दिया। मैं तो जो हुआ हूँ तबाह सो हुआ हूँ, मतलब कोविड एक बहुत बड़ा रीज़न है। मैं साहब वहीं फंस गया, फ्लाइट्स बंद हो गई, सब एवरीथिंग हेल्ड अप, सारी दुनिया तबाह हो गई। उसके बाद होता क्या है, जस्ट ड्यूरिंग द कोविड टाइम इन दी मंथ ऑफ अप्रैल आई गेस, फॉलोइंग विद इट, मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट होती है और अखबारों में आता है। अब ड्यूरिंग कोविड तो सब लोग अपने अपने घरों में थे, तो इस बारे में तो कोई बात ही नहीं हो रही थी, ना कंस्ट्रक्शन के बारे में बात हो रही थी, ना कुछ हो रहा था, सब चीज़ें स्टैंड स्टिल थी। अखबार में न्यूज़ आती है बड़ी बड़ी कि साहब जो है वो मुकदमा हो गया है पुष्पांजलि पे, दीपक मित्तल पे, और ये वो फलाना ढिमका, इंक्लूडिंग माई वाइफ्स नेम। और मैं आपको एक चीज़ मेंशन कर दूं, मेरी जो वाइफ हैं राखी मित्तल, हाउस लेडी है, 2018 में, मतलब वे बिफोर दिस एंटायर एपिसोड स्टार्टेड और हैपेंड और वॉट एवर, इन 2018 वो पुष्पांजलि कंपनी से एज डायरेक्टर रिज़ाइन कर चुकी थी। वो डायरेक्टर भी बेचारी इसलिए थी मेरी वाइफ, बिकॉज पब्लिक लिमिटेड कंपनी में इट इज़ अ मैंडेटरी दैट यू नो वन लेडी हैज़ टू बी अ डायरेक्टर। एक लेडी डायरेक्टर होने का एक उसमें मैंडेट है, तो वो उसमें डायरेक्टर थी। एंड बाद में जो है, क्योंकि उसमें बहुत कागज साइन करने पड़ते थे, देयर वर लॉट ऑफ कंप्लायंसेस, एंड शी यू नो इट वाज डिफिकल्ट फॉर हर कि बार बार ऑफिस आए, यही काम करते रहे रोज, वो परेशान थी। तो वो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और हमने फिर किसी को, एक अनदर लेडी डायरेक्टर फ्रॉम दिल्ली, हमने उनको अपॉइंट कर लिया टू डू द कंप्लायंस ऑफ द पब्लिक लिमिटेड। सो एनीवे, कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, इन्होंने कंप्लेंट कर दी और ये कोई कंप्लेंट हुई और ये जो है अखबारबाजी हुई, और क्योंकि सबके टच में थे हम देहरादून के, एकदम पता लगा कि भाई इस तरह से अखबार में आया है, ये सब हुआ है। तो जैसे ही ये पता लगा कि इस तरह की कंप्लेंट हो रही है और ये सब हो रहा है, तो मैंने जो है इमीडिएटली जो उस समय वहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स थे, मैंने उनसे फ़ोन पे बात करी, उनको मैंने अपनी सिचुएशन बताई, मैं दुबई में हूँ, फंसा हुआ हूँ, कोविड है, मैं कैसे आऊँगा वापस। और उसके बाद मैंने राइटिंग में, ईमेल पे भी भेजा, मैंने राइटिंग में लिख के अपनी सिचुएशन रजिस्टर्ड डाक से पुलिस को भेजा थ्रू माई एडवोकेट, जो कि मेरे पास उनकी रिसीविंग और कॉपी सब कुछ है, दैट आई एम स्टक हेयर, बट नोबडी एक्नॉलेज्ड इट। एंड इन स्पाइट ऑफ एक्नॉलेजिंग इट, उन्होंने क्या करा, मेरे एड्रेस पे बस नोटिस चस्पा करे जस्ट टू फुलफिल दी यू नो प्रोसीजर, और उठा के एक लुकआउट सर्कुलर निकाल दिया मेरे खिलाफ और मेरी वाइफ के खिलाफ। लुकआउट सर्कुलर का मतलब तो ये हो गया कि एज सून एज आई विल अराइव इन दिल्ली, इन इंडिया, एनीवेयर, आई विल बी अरेस्टेड एंड माई वाइफ विल बी ऑल्सो अरेस्टेड। सो आई डोंट थिंक, मतलब मेरे को तो इस चीज़ के ख्याल से ही मतलब एक घबराहट हो गई, और मतलब हमारी पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो गई कि मतलब ये क्या हो गया कि एक लुकआउट सर्कुलर निकल गया, अरेस्ट के वो निकल गया, ना हम ऐसी फैमिली को बिलोंग करते हैं, ना कभी हमने ऐसा कल्पना करी, ऐसा कभी कुछ था ही नहीं। हम लोग बहुत घबरा गए उस लुकआउट सर्कुलर के उससे। अब आप ये समझिए, उस समय मैं आने की मतलब कोशिश भी करना चाहूँ तो कैसे करूँ। आप ये समझिए, आफ्टर फ्यू मंथ्स यू नो, जब कोविड चालू हुआ उसके कुछ महीनों बाद कुछ फ़्लाइट्स चालू हुई थी, बट इफ़ यू रिमेंबर, सबको मालूम है ये बात कि वो फ़्लाइट्स जो इस तरह की चालू हुई थी, दोज वर रिपेट्रिएशन फ़्लाइट्स, जिसमें कि उन लोगों को प्रेफरेंस दी जा रही थी कि प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, या किसी के घर में कोई डेथ हो गई है, या यू नो अर्जेंसी वाले लोग जिनको ट्रैवल करना है, और नॉर्मल लोगों को नहीं उसमें ट्रैवल करने दिया जा रहा था। और समाओ मैं कहता हूँ ट्रैवल भी करने दिया, तो वो माहौल इतना उस समय का ख़राब था कि हवाई जहाज़ के नाम से और एयरपोर्ट पे जाने के नाम से लोग डरते थे कि भाई एयरपोर्ट गए तो कोविड हो जाएगा, ट्रैवल करा तो कोविड हो जाएगा। दैट वॉज दोज वर द टाइम्स, इट वॉज अ वेरी बैड टाइम। मैं नहीं जा पाया और इन्होंने मेरे खिलाफ खैर सर्कुलर निकाल दिया लुकआउट का। सिचुएशन ख़राब हो गई, मेरे बच्चे इंडिया में, मैं दुबई में फंसा हुआ हूँ और रह रहा हूँ होटल के एक कमरे के अंदर महीनों से, बड़ी पोजीशन ख़राब, और बच्चे वहाँ रो रहे हैं हमारे लिए। और ये सब होने के बाद हम लोग पूरी फैमिली बहुत घबरा गई। मेरे फादर, उनसे सलाह करी मैंने, अब क्या करा जाए, कैसे करा जाए। तो मेरे फादर ने कुछ लोगों को अप्रोच करा, जो कि देवर सम रेस्पेक्टेड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड अदर नोन पीपल, कि भाई इसका कोई रास्ता निकालो, ये सब क्या हो गया, एंड दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज। तो उनकी राजपाल जी से मीटिंग हुई मेरे फादर की। राजपाल जी ने अपनी कंडीशन रखी, विच आई विल, अभी मैं आपको नेक्स्ट उसमें बताता हूँ। उन्होंने कंडीशन रखी कि सारी कंपनी मुझे दे दो, कंपनी दे दो मतलब आप सब कुछ दे दो हमें, और यू विल गेट नथिंग,
ठीक है, आप सब कुछ हमें दे दो एंड कंप्रोमाइज़ लेटर बनाते हैं एंड आप हमारे को सारी ज़मीन जो है कंपनी की, जो कि मेरे वाइफ के नाम थी, आधी आधी राजपाल के नाम थी, वो आधी भी हमें ट्रांसफ़र कर दो एंड अगर आप ये कर देते हो हम सारे केस वेस हटा देंगे। मेरे फादर ने मुझे बोला कि भाई ठीक है, तुमने पहले भी इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हो और तुम दोबारा कर लोगे, ये सब छोड़ो, तुम फिलहाल इस चीज़ को निपटाओ किसी भी तरह एंड ये बहुत ज़्यादा हो गया है और तुम दे दो ये सब कुछ इसको। एंड हम लोग भी इतना घबराए हुए थे, हमने कहा ठीक है भाई जो भी होना है अब हो जाए। और उन्होंने मुझे एश्योर करा कि नहीं, इसमें फला फला लोग बीच में हैं, डोंट वरी, अगर ये अब ये हो जाएगा तुम इन झमेलों से बाहर आ जाओगे, कोई ऐसी बात नहीं है। माई फादर ही इज़ 73 नाउ, इज़ अ ओल्ड, मतलब बुजुर्ग आदमी है वो बेचारे। उन्होंने एज अ पावर अटॉर्नी होल्डर वो समझौता नामा साइन करा। मैं आपको अभी उसकी कॉपी दिखाऊंगा एंड आई वांट कि आप प्लीज़ वो वीडियो में जरूर दिखाएं। उसमें समझौते नामे में साइन है राजपाल जी के, जिसमें कि ये क्लियरली लिखा हुआ है कि ये समझौता नामा होने के बाद और ज़मीन ट्रांसफ़र हो जाने के बाद मैं सारे केस हटवा दूंगा, एज इफ यू नो, विच इज़ एविडेंट कि भाई ये केसेस सब आप ही ने कराए में, मतलब इट इज़ अ कुक्ड थिंग कि एक प्रेशर बनाओ किसी के ऊपर, इतना प्रेशर बनाओ कि सब कुछ हड़प जाओ, करोड़ों रुपए का माल। अब कुछ भी कहो, मेरी तो जीवन भर की कमाई, मैं देहरादून शहर में 2003 में मूव करा था, पहले मैं हरिद्वार रहता था और मेरी जीवन भर की कमाई वहीं है, उसी कंपनी के अंदर है। सोचते रहे कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा, और सब कुछ वहीं चले गया, मेरा मकान क्या और मेरा जो कुछ था वॉट एवर। हम उस बात के लिए मान गए, वो समझौते नामे पे साइन हो गए। उसके बाद मेरे फादर ने जो ज़मीन थी ऑर्किड पार्क की, आधी ज़मीन मेरी वाइफ के नाम थी, उसकी गिफ्ट डीड, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, आप दिखाइएगा इस वीडियो में। वो गिफ्ट डीड राजपाल जी को रजिस्ट्री ऑफिस में जाके एग्जीक्यूट करी, शाम के समय लेट आवर्स में उन्होंने वो एग्जीक्यूट कराई। मेरे फादर बेचारे बुजुर्ग आदमी अकेले वहाँ थे, ये लोग 7-8 लोग वहाँ थे, और जब वो गिफ्ट डीड वहाँ एग्जीक्यूट हुई, आई कैन टेल यू, इन्होंने वहाँ हो हल्ला मचाया, हो गया हो गया हो गया, यू नो, दे सेलिब्रेटेड। एंड माई फादर, यू नो, उनकी क्या कंडीशन हुई होगी आप समझ सकते हैं। एनीवे, ये हो गया, मतलब मैंने उनको शेयर ट्रांसफ़र कर दिए, मैंने उनको कंपनी दे दी, मैंने अपनी ज़मीन जो थी वो ट्रांसफ़र कर दी, मेरे पास कुछ नहीं है, वही है कंपनी के मालिक आज की डेट में। सिंस दैट डे व्हेन दिस थिंग हैपेंड, आई विल शेयर द डॉक्यूमेंट्स विद यू, और किसी को भी चाहिए वो डॉक्यूमेंट दे सकता हूँ मैं। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने पुलिस को भी एविडेंस में दिए हुए हैं। आई विल कम अप टू दैट नेक्स्ट, अपनी बात में मैं आपको बताऊँगा उसके बाद नेक्स्ट ये होता है कि नाउ वी आर वेटिंग कि अब सब कुछ सही हो जाएगा, एंड बात वहीं के वहीं, ना कुछ सही हो रहा है, ना हमारा नाम साफ किया जा रहा है, और हमारे पे उलझने वहीं की वहीं, और अखबारबाजी भी वहीं की वहीं, और इनकी ब्ला ब्ला भी वहीं की वहीं। उसके बाद ये तक हुआ कि मिस्टर राजपाल ने एक दूसरे बिल्डर से, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द कंपनी, बट आई रिमेंबर द नेम ऑफ द ओनर ऑफ दैट कंपनी, ही इज़ मिस्टर विक्रम राजपुरोहित, सम बिल्डर फ्रॉम प्रोबेबली मुंबई और गुजरात, आई डोंट नो, नॉट फ्रॉम देहरादून। उनसे इन्होंने पूरी कंपनी को बेचने का एग्रीमेंट टू सेल करा, एज इट इज़ वेयर इट इज़, कि पूरा प्रोजेक्ट मैं बेच देता हूँ, ऑल अलोन बाय हिमसेल्फ, बिकॉज करेंगे क्योंकि वो अकेले मालिक। इन्होंने वो करा, उसकी भी कॉपी मेरे पास, वो भी दूंगा मैं आपको, जिसमें इन्होंने उनसे ये डील करी कि जो भी बैंक लोन है वो बिल्डर वो खुद ही देगा, बायर मतलब खुद देगा, कोई गवर्नमेंट डेप्ट्स होंगी वो भी बायर, ये जो बिल्डर हैं वो खुद देंगे मिस्टर विक्रम। उसके बाद उसकी एवज में टोटल डील के 20 करोड़ रुपीस कैश एंड 25 करोड़ रुपीस का बिल्टअप मटेरियल राजपाल जी को मिलेगा। इन टोटल 45 करोड़ रुपीस राजपाल जी को इस डील के थ्रू मिलेगा। जब ये मेरे नॉलेज में आया कि इन्होंने इस तरह का एक सौदा कर दिया है, देखो चीज़ उनकी थी, वो कर सकते हैं, जो करना है करें, मतलब आई हैव नो नथिंग टू से अबाउट इट, बट मैं तो वहीं का वहीं अटका हुआ हूँ, उस कंप्रोमाइज़ लेटर का, उस समझौते नामे का और सब कुछ का क्या फ़ायदा हुआ, मैंने अपने सारे हाथ पैर काट के उनको दे दिए और मैं वहीं का वहीं खड़ा हूँ। मेरी पूरी ज़िंदगी खराब की, कमाई चली गई, और कमाई को आप छोड़ें, पैसे को छोड़ें, मतलब मैं आप मेरी क्या पोजीशन कर दी है, मेरे माथे पे चोट लिख दिया है, इतनी मेरी बदनामी हुई है। तो मैं वहीं का वहीं हूँ। तो मैंने उन विक्रम राजपुरोहित जी का समाओ मैंने कॉन्टैक्ट निकाला और मैंने उनको ऑफिशियली एक लेटर लिखा कि सी आप ये डील कर रहे हैं, अगर आप ये डील कर रहे हैं तो पहली बात, आप कोई भी इसकी अगेंस्ट जो एडवांसेस दे रहे हैं या दिए हैं वो आप मिस्टर राजपाल को प्राइवेटली नहीं देंगे, उनके पर्सनल नेम पे ये कंपनी के अकाउंट में जाना चाहिए, बिकॉज कंपनी की ऑलरेडी गवर्नमेंट लाइबिलिटीज़ हैं, टैक्स की लाइबिलिटीज़ हैं, और मेरा नाम कोई उसमें से अभी गायब नहीं हो गया है। मतलब मेरी जो ये समझौता नामा हुआ है, उस समझौते नामा के हिसाब से जो कंडीशंस फुलफिल करनी थी वो फुलफिल नहीं हुई, मैं तो वहीं का वहीं हूँ, सब कुछ मेरा चला भी गया। एंड इफ सच एज द केस आई विल सी दैट यू नो दिस डील डज नॉट हैपन। तो मैंने इसमें क्या गलत कर दिया? तो आप ये देखो कि इतना कुछ
होता चले गया और मेरे हाथ से सारी चीज़ें भी चली गई और आज मैं वहीं के वहीं खड़ा हूँ, मतलब मैं बर्बाद हो गया हूँ, टोटली बर्बाद हो गया हूँ। ये कहाँ से शुरू हुआ और क्यों हुआ? केवल राजपाल का लालच, सब कुछ मुझे मिल जाए। और बहुत लोग जानते हैं, एक सीनियर ऑफिसर की ईगो की वजह से उठा के मुझे रगड़ दिया, बर्बाद कर दिया मुझे, मेरे परिवार को, सबको। मेरे भी तो बच्चे हैं, फैमिली है, क्या इफेक्ट उनके ऊपर गया, सब खत्म कर दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज टू पीपल। अब आप ये देखो कि एक आदमी ने कह दिया पैसे लेके भाग गए, पैसे लेके भाग गए, उसके बाद अखबार में आ गया पैसे लेके भाग गए। कोई कहता है पहले 20 करोड़ रुपए, कोई बोलता है 40 करोड़ रुपए, कोई 50 करोड़ रुपए, कभी कोई कह देता है 70 करोड़ रुपए लेके भाग गए। कोई मजाक हो रहा है क्या? 70 करोड़ रुपए लेके भाग गए? क्या वो ज़मीन भी वही है? उस ज़मीन के ऊपर बने हुए टावर जिनमें कि करोड़ों रुपए कंस्ट्रक्शन में लगे हुए हैं, मैं ऑर्किड पार्क की बात कर रहा हूँ, वो भी वहीं खड़े हैं। करोड़ों रुपए के उसमें पुश्ते लगे हैं, वो भी वहीं खड़े हैं। दूसरे प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूँ एमिनेंट हाइट की, वो भी कंप्लीटेड खड़ा था, खाली फिनिशिंग के कुछ इश्यूज रह गए थे, उसमें लोग रह भी रहे हैं, मतलब ऑलरेडी उसमें जो है मेरे सामने फर्स्ट टावर में लोग रहने लग गए थे। पैसे, और मैं पैसे लेके भाग गया, मतलब कंपनी के अंदर से सब निकल गया, तब भी वो बिल्डिंगें वहीं की खड़ी, उनमें कुछ नहीं लगा, वो हवा में बन गई क्या बिल्डिंगें, और वो ज़मीन हवा में आ गई क्या, जिसके लिए राजपाल जी ने ये सारी कहानी करी और अपने नाम कराया। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? खाली कहने से कोई इसका साक्ष्य, कोई फैक्ट कुछ तो होना चाहिए। मैं चैलेंज करता हूँ, मुझे ये प्रूव कर दे कोई कि मैं उस कंपनी से 1 रुपये भी निकाल के भागा हूँ, या उस कंपनी से मैंने कोई रुपये निकाला। राजपाल जी सारे शहर में एक बैंक स्टेटमेंट लेके ढिंढोरा पीटते फिरे कि देखो ये दीपक ने, इसमें से देखो बैंक स्टेटमेंट है, इसमें से कंपनी के अकाउंट से दीपक के अकाउंट में 1 करोड़ रुपये ट्रांसफ़र हुए हैं, वॉट एवर द अमाउंट वॉज। मैं आपको एक बात बताता हूँ, और जो व्यापारी लोग, बिजनेसमैन लोग सुनेंगे मेरी बात को, वो समझेंगे भी इस बात को, और आमूनन आदमी भी समझेगा। कोई भी कंपनी हो, कोई भी व्यापार हो, चाहे एक छोटी सी फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग कंपनी ही क्यों ना हो, उस कंपनी के अंदर जब फंड्स की ज़रूरत पड़ती है तो वो पैसा कहाँ से आता है? वो पैसा कंपनी का मालिक या पार्टनर जो भी है या डायरेक्टर, वो उसके अंदर फंड्स डालते हैं एज अनसिक्योर्ड लोन, एक टर्म कह जाती है अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन की तरह उस पैसे को उस कंपनी में इंट्रोड्यूस करा जाता है, कंपनी के पास पैसा आता है तो वो अनसिक्योर्ड लोन उस आदमी को वापस कर दिया जाता है। और जो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक बार नहीं हुई है, ये पिछले 8-10 साल में जिस दिन से ये कंपनी बनी है या काम शुरू करा है, मोर देन सेवरल 100 टाइम ऐसा हुआ है कि मैंने उसमें पैसे डाले, महीने 2 महीने बाद पैसे आए, वो पैसे मेरे को वापस आ गए। और ऐसा नहीं कि मैंने, राजपाल ने भी करा, जब उसने भी, ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि उसने कुछ करा ही नहीं, उसने भी पैसे डाले और जब पैसे आए उसको वापस मिल गए एज एंड व्हेन कंपनी नीडेड इट। होता है कई बार कंपनी के पास पैसे आने से कहीं से कुछ उस महीने कम आए और कंपनी को ज़रूरत थी तो कंपनी में डाल दिए डायरेक्टर ने। तो जो वो स्टेटमेंट दिखा रहे हैं, उस स्टेटमेंट से 1.5-2 महीने पुरानी स्टेटमेंट भी तो दिखाएं जब मैंने डाले। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कंपनी का अकाउंट था जिसकी वो स्टेटमेंट दिखाते हैं, जब मेरे को एग्जैक्ट डेट्स याद नहीं है, उससे 2 महीने पुरानी स्टेटमेंट, बैंक भी वही है, स्टेटमेंट भी वही है, सब कुछ मिल जाएगा, देखो तो जाके। और मैंने तो ये सब प्रिंट आउट करके निकाल के सब कुछ एज एविडेंस अब पुलिस को दिया हुआ है सब कुछ। मैंने कोई पैसा नहीं निकाला है। हाँ, कंपनी में पैसा डाला, लोगों से, मेरे पास तो था नहीं, अपने ही जानने वालों से पैसे लिए, उधार लिए, ब्याज पे लिए, जो भी लिया मैंने वहाँ डाला। और जब कंपनी के पास पोजीशन ऐसी हुई 2 महीने बाद कि वो पैसे आ सकते हैं, तो वो पैसे वापस लिए और उन लोगों के उनको वापस कर दिया, एंड दैट इज इट। इसमें मैंने क्या गुनाह कर दिया? इन द मंथ ऑफ अक्टूबर इन 2022, इट वॉज सितंबर और अक्टूबर, सो मुझे ऑनरेबल हाई कोर्ट से रिलीफ मिला और मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों तुरंत इंडिया वापस आ गए। और इंडिया वापस आके हम लोग वी अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है पुलिस की, और क्योंकि कई सारे केसेस थे और कई सारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स थे, क्या में 4 या 5 ऑफिसर्स थे जिनके साथ हमारा रब्ता हुआ, और मैंने वो सारे बयान दिए और हम लोगों ने उनके सामने अपीयर होके सारे अपने जो भी स्टेटमेंट थी वो बयान दर्ज कराए। पूरा दिन भर हमारा बयान में लगा, और ऐसा नहीं कि खाली मुँह ज़बानी बयान दिए,
मैं करीब 700-800 पन्नों का मतलब फाइल फोल्डर्स अपने साथ लेके गया था, जिसके अंदर की कंपनी की सारी बैलेंस शीट, ऑडिटेड बैलेंस शीट, इनकम टैक्स रिटर्न्स, बैंक स्टेटमेंट्स, ये जो मैंने आपको भी पहले बताया विक्रम राज पुरोहित वाले एग्रीमेंट, गिफ्ट डीड जो हमने इनके नाम ज़मीन ट्रांसफ़र की डीड करी रजिस्ट्री ऑफिस में, वो समझौता, हर चीज़ मैंने मतलब इंक्लूडिंग दोज लेटर्स विच वॉज सेंड टू द पुलिस अर्लियर कि मैं कोविड में फंसा हुआ हूँ, नहीं आ सकता हूँ, वो रजिस्टर्ड डाक की कॉपी सब कुछ मैंने उनको दे दिया और मैंने ये सब कुछ उनको दिया। एंड अब जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आई डोंट थिंक सो, मे बी आई एम रॉन्ग, बट आई डोंट थिंक सो कि पुलिस के पास ऐसी पुलिस का ये काम है कि वो ऑडिटेड बैलेंस शीट को समझें, उन चीज़ों को फाइनेंशियल्स को समझें, और या वो इतनी एक्सपर्टीज़ उनके पास ऐसी होती है कि वो फाइनेंशियल्स के अंदर जा पाएँ, क्योंकि एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के इतने सारे रेजोल्यूशन और इतना सभी, इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड, इट इज़ नॉट इजी। एक साधारण आदमी को वो चीज़ें समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा तो एकदम समझ जाएगा, या कोई ऐसी फॉर्म होगी जो कि इसमें एक्सपर्ट होती है, वो एकदम समझ जाएंगे, लाइक टैक्सेशन डिपार्टमेंट एंड ऑल। सो एनी हाउ, सो दिस हैपेंड इन 2022 एंड उसके बाद हम यहाँ हैं एंड सब कुछ स्टैंड स्टिल है और कुछ नहीं हो रहा है। और फिर अचानक से इनाम निकाल दिया और ये निकाल दिया, गैंगस्टर एक्ट लगा दिया। मुझे नहीं समझ में आता है, मैंने सब मेरे हाथ में क्या है, मेरे पास कुछ नहीं है, हर चीज़ मैं कर चुका हूँ, मैंने जैसा आपको बताया और आपके सामने एविडेंस भी है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं मतलब किस बात का गैंगस्टर एक्ट, और मैं कौन सा गुंडा हूँ, मेरी वाइफ कौन सी गुंडी है, हमने ऐसा क्या कर दिया। दिस इज़ रियली बड़ा ही मेरे बहुत दुखद है ये सब कुछ। और मैं आपको बताता हूँ कि मतलब मेरे साथ क्या क्या घटा है, मतलब मेरे साथ किस तरह मेरा कितना उत्पीड़न हुआ है, वो तो आपको दिख ही रहा है कि मतलब मैंने इतना उस शहर के अंदर, देहरादून के अंदर मेहनत करी, काम करा, नाम कमाया, अच्छा प्रोडक्ट बना के लोगों को दिया। डेफिनेटली जो लोग रह रहे हैं पुष्पांजलि अपस्केल में, जो पहला प्रोजेक्ट था, एंड कितना बढ़िया प्रोजेक्ट है, सब जानते हैं। लोग कहते हैं कि इनके अफसरों से संबंध हैं, तरह तरह की बातें मेरे बारे में बोली गई कि अफसरों से संबंध हैं, ये हैं वो हैं। अब मुझे आप ये बताइए, देखिए आपके भी फ्रेंड हैं, हर एक के अपने फ्रेंड्स होते हैं, मेरे बड़े अच्छे फ्रेंड सर्कल थे, बड़े अच्छे फैमिली फ्रेंड्स थे आई वुड से। और इसमें मेरी क्या गलती है कि अगर मेरा कोई फैमिली फ्रेंड एक ब्यूरोक्रेट है, इसमें मेरी क्या गलती है। इनफैक्ट ये तो वो एक अच्छी बात है कि इट इज़ समथिंग टू बी प्राउड ऑफ कि हाँ जो मेरे फ्रेंड्स हैं दे आर लिटरेट पीपल एंड दे आर सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, इसमें कोई ख़राब बात नहीं है। और मेरा कोई ऐसा कारोबार नहीं कि मैं शराब का काम करता हूँ, खनन का काम करता हूँ, कि या सरकारी टेंडर्स करता हूँ या सरकारी ठेके लेता हूँ। मेरा क्या लेना देना है, मतलब कि कोई सरकारी है या ना नॉन सरकारी है। एंड इट इज़ नॉट जस्ट दैट कि ब्यूरोक्रेट्स, और मेरे बिजनेस क्लास के बड़े अच्छे अच्छे लोग, मेरे फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड्स, मतलब नॉट ओनली फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड्स, जिनमें मतलब रोज़ हम लोगों का उठना बैठना विद फैमिली होता है। तो इसमें क्या गलत है। इस चीज़ को भी बड़ा उछाला गया, बड़ा क्वेश्चन करा गया। अब आप ये देखें कि वो जितने भी लोग थे बड़े ही सीधे सच्चे, सब बढ़िया लोग थे। अब जब इस तरह की बात बहुत उछाली जाती है तो एक सीधा सच्चा आदमी तो घबराता ना, यार ये क्या हो रहा है, मतलब हमारा नाम क्यों इसमें घसीटा जा रहा है। एंड पर्पजली ये इसलिए करा गया, मतलब ये एक प्लानिंग है, ये एक पर्पजली प्लानिंग से करा गया कि मेरे से सब लोग कट जाएं। आई शुड बी लेफ्ट अलोन एंड आई एम लेफ्ट अलोन। आज की डेट में मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मैं हैव नो बडी टू टॉक टू। मेरे किसी से देहरादून में पूरे शहर में किसी से ना बात होती ना कुछ होती है। मैं महीनों सालों हो गए मेरी किसी से कोई बात नहीं होती। सो इट वॉज एक्चुअली डन ऑन पर्पज। सबको काट दिया मेरे से। मेरा स्टाफ, हम लोगों का जो स्टाफ था उस कंपनी के अंदर, जिन्होंने सालों साल काम करा, उनका ह्यूमिलेशन कम हुआ है उन बेचारों का। उन लोगों ने अपनी ज़िंदगियां लगा दी उस कंपनी में और उस कंपनी को कहाँ से कहाँ पहुँचाया, बड़ी मेहनत करी। एंड ड्यूरिंग ऑल दिस एपिसोड उनके साथ कम अत्याचार हुआ, उनको बुला के इतना ह्यूमिलेट कराया राजपाल ने। एंड एवरीबडी नोज दैट कि राजपाल ने कराया है, उनके साथ बदतमीजियाँ कराई। उसके बाद उन बेचारों ने, मतलब वो उनकी सैलरी तो जो मरी सो मरी, उसके बाद उन्होंने कैसे कैसे पैसों का इंतजाम करा, क्योंकि उनके कंप्लेंट्स में नाम थे। उसके बाद उन लोगों ने अपनी जमानतें कराई, वकील करे हायर, पैसा खर्च करा होगा। दे कम फ्रॉम अ मीडियोकर फैमिली, सब लोग मेहनत करते हैं। मतलब आई रियली फील सो बैड अबाउट इट। मेरे इस कंपनी में जो बायर्स थे, बहुत सारे बायर्स ऐसे हैं जो कि जिन्होंने अपनी वर्किंग क्लास हैं, हर कोई तो बिजनेस क्लास नहीं होता, जो कि जॉब करते थे, कोई रिटायर हो रहा है या कुछ है, उन्होंने अपनी जीवन भर की कमाई लगा दी कि देहरादून में हमारा रिटायरमेंट के बाद मकान होगा। आई नो फ्यू, मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहता किसी का भी,
जिन्होंने अपनी जीवन भर की कमाई लगा दी और एडवांसेस दे दिए। ठीक है, कई कस्टमर ऐसे थे जिन्होंने अपनी पेमेंट्स टाइम से नहीं दी, लेकिन कई कस्टमर ऐसे भी थे जिन्होंने पूरे पैसे समय से दिए। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 15 माले की बिल्डिंग में एक आदमी का मकान बन जाएगा और बाकी 15 माले नहीं बनेंगे। बनेगी तो पूरी बिल्डिंग एक साथ बनेगी। तो उस वजह से जब सफ़र हुआ प्रोजेक्ट, तो वो पूरा प्रोजेक्ट ही सफ़र हुआ इवेंचुअली। तो उन लोगों का क्या दोष है, जो कि मुद्दा है एक्चुअली इस पूरी आपके हमारे डिस्कशन का, या मेरे आज मैं जो ये मैसेज दे रहा हूँ, सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि जो बायर्स हैं, जिनकी हार्ड अर्न मनी इन प्रोजेक्टों में एडवांसेस में आई हुई है, और वो ज़मीन वही है, वो बिल्डिंग्स वही हैं, ठीक है, बट इनकम्प्लीट है ना, उसका क्या है, उनका क्या। तो ये ऐसा नहीं है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, और ये इंटेंट पे डिपेंड करता है। आप बोलते दीपक मित्तल हर कोई कह रहा है दीपक मित्तल। पहली बात तो मैं उस कंपनी में कुछ रह नहीं गया हूँ, ठीक है। क्यों नहीं राजपाल उन प्रोजेक्टों को बनाता है, कंप्लीट करता है, क्यों नहीं उसको कहा था? वो तो अकेला मालिक है, जो चाहे करे। दीपक मित्तल क्या करेगा? दीपक मित्तल क्या आके अपने पहले मैं खुद अपने हाथ से चिनाई करता था क्या, या आगे मैं आके अपने हाथ से चिनाई कर दूंगा क्या? सॉरी, मैं थोड़ा सा आपको एब्सेंट साउंड करूंगा, लेकिन ये सच है। तो अगर इंटेंट सही हो तो सब कुछ हो सकता है। और आज भी मैं कहता हूँ, अगर राजपाल को ये लगता है कि वो खुद नहीं कंप्लीट कर सकता, या तो उसके मन में नहीं है, तो वो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसको बेच सकता है। भाई सब जानते हैं, अगर उस ज़मीन की कीमत जिस पे ये प्रोजेक्ट है, या इस पूरे प्रोजेक्ट की वैल्यूएशन करी जाए, तो इसकी कीमत आज से 4-5 साल पहले 20 रुपये थी या 25 रुपये थी, तो आज उसकी कीमत 100 रुपये है। और उसके अगेंस्ट जो डेप्ट्स हैं मार्केट की, चाहे वो बैंक का लोन हो या जो भी देनदारियाँ हैं, वो नेग्लिजिबल हैं। तो अगर आप किसी बड़ी बिल्डर बायर कंपनी को ये बेचना चाहें प्रोजेक्ट, आप बेच सकते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं ना कि मार्केट वैल्यू 100 रुपये की है, आप ये सोचो कि कोई आएगा, उलझा हुआ प्रोजेक्ट खरीदेगा, बदनाम प्रोजेक्ट खरीदेगा, 100 के आपको देगा 110 रुपये, और वो 110 रुपये भी आप अपनी जेब में रख लो, और आपका कंसर्न ये हो कि भाड़ में गए, फ्लैट ओनर तो भाड़ में गए, सब मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, मेरे को अपनी जेब से मतलब है कि कितने मेरी जेब में भरेंगे। नो, इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। इंस्पायर्ड होना ये चाहिए कि ये चाहे किसी भी प्राइस में बिके, मेन कंसर्न ये होना चाहिए कि जिनका मकान बनना है उनको उनके मकान मिल जाए, जो मार्केट की देनदारियाँ हैं वो देनदारियाँ चलिए, उसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ इट कुछ बच जाएगा तो ठीक है, नहीं बचेगा तो कुछ नहीं, लेकिन ये झमेला खत्म हो और लोगों को उनकी चीज़ें मिल जाएँ। अगर आप ये इंटेंशन रखोगे, आप मुझे बताओ, मतलब जो भी इस बात को सुन रहा है, क्या अगर ये इंटेंशन रखोगे, क्या ये प्रोजेक्ट नहीं बिक सकता, ये मार्केट में ये डील नहीं हो सकती, क्या खरीदार नहीं आएगा, कोई बिल्डर बायर कंपनी नहीं आएगी जो इसको ले लेगा? यस, ये ले लिया जा सकता है, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन दी इंटेंट। इतनी ख़राब सिचुएशन हो चुकी है, मतलब सभी को पता है, इतना सब कुछ आया है मेरे तो। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट फाइनेंशियल लॉस कि पैसा चले गया या कुछ चले गया, पैसा तो जो जाना था चले ही गया। मैं सोशली ख़त्म हो गया, बदनाम हो गया, चोर बना दिया है मेरी पूरी फैमिली, मेरे बच्चे, यू नो, क्या मतलब उन बच्चों के ऊपर बीतती होगी अगर कोई समझना चाहे, या क्या आपको लगता है मैं आप लोगों के साथ, सभी के जो लोग ये सुन रहे हैं वीडियो, सबके उठा हूँ, बैठा हूँ, टाइम सब स्पेंड किया है सबके साथ में? क्या लगता है कि मैं इस तरह का आदमी था, या मैं इस तरह का आदमी हूँ जैसा मेरे को बना दिया गया है? रिट हुआ है क्या? अगर मैं राजपाल की ही बात करूँ, जो कि मेन पर्सन इन क्वेश्चन है, जब राजपाल, सारे शहर को मालूम है, आज से 8-10 साल पहले राजपाल कहाँ रहता था, क्या पोजीशन थी, एक मीडियोकर गाड़ी में चलता था, एक जॉइंट फैमिली के मकान में रहता था, और आज मैं तो आ गया सड़क पे, मतलब कोठी मेरी बिक गई, गाड़ियाँ मेरी बिक गई, मैं राजपाल आ गए कोठी में। ही इज लिविंग इन अ लाइक 3-4 बीघा की कोठी में वो रहने लगे, जस्ट आफ्टर ऑल दिस पुष्पांजलि। वो BMW में, मर्सिडीज में, रेंज रोवर में, वो ऐसी गाड़ियों में घूमते हैं। सो प्लीज़ आप मेरी इस बात को थोड़ा सा सुने, समझें, मेरी यही रिक्वेस्ट है। कहे कोई क्या कर पाएगा सुन के, बट स्टिल मैं केवल इतना चाहता हूँ कि मेरा वर्जन भी सुना जाए, समझा जाए। खाली वन साइडेड स्टोरी जो मेरे को मीडिया ने उछाल के रख दिया है, मेरे को, मेरी इज्जत को फलूदा बना दिया है, मेरा कपड़े फाड़ दिए हैं मेरे, लिटरली, एटलीस्ट मेरा वर्जन भी सुना जाए। एंड दैट्स ऑल।